हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो रचित है। उसने कहा था हिंदी की अविस्मरणीय कहानी है। इस कहानी में प्रेम के उदात्त रूप का जिस प्रकार से चित्रण किया गया है, उसकी जो विशेषताएं हैं, मैं उस पर आप लोगों को 2 वीडियो में अलग से बता चुकी हूँ। एक तो मूल संवेदना संबंधी वीडियो ही डाला था और दूसरा गद्यांशों की व्याख्या का आज दूसरा भाग है। पहले भाग में भी हम ये बातें कर चुके हैं। मैं आज गद्यांशों की व्याख्या सीधे सीधे शुरू कर रही हूँ। वो छोटा बच्चा, लड़का और लड़की किस तरह से मुलाकात के बाद अपने अपने घर का रास्ता लेते थे, और एक दिन उसने कह दिया था कि कुड़माई हो गई, और वो बच्चा किस तरह से घर पहुंचा, गिरता पड़ता, यहाँ तक हमने किया था। पेज नंबर 16। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। रात दिन खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोली से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंडक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या कि पत्तियों में छिपे रहते हैं। सीधे सीधे घटनाक्रम परिवर्तित, दृश्य परिवर्तित, यह कथन लहना सिंह का है। अगर व्याख्या आ जाए तो इस कथन को लहना सिंह का कथन के रूप में हमें उल्लेखित करना है। सेना में भर्ती हो गया, लाम पर यानी युद्ध पर गया हुआ है। वहां उनको बहुत गहरी खाई यानी जमीन के अंदर गड्ढा, बड़ा गड्ढा खोदकर रहना पड़ता है। गड्ढे में सब रहते हैं और मिट्टी का गड्ढा होने से चारों तरफ की दीवारों से रिस रिस कर पानी आता रहता है। ऊपर से कभी कभी बूंदाबांदी हो जाती है। कड़ाके की सर्दी है। ये सारा चित्रण है और वो कह रहा राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। हे भगवान, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंडक में बैठ के एकदम इस तरह से उड़ीक करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब उनको मुस्तैद होना पड़े, कब उनको मार्च करना पड़े, निकल जाना पड़े। एक तो आप युद्ध के मैदान में लगातार लड़ रहे हैं तो बॉडी गर्म रहती है, शरीर एक्टिव रहता है। एक आपको लड़ाई में जाने के लिए हथियार लेकर पूरा लाव लश्कर अपने बॉडी पे जो भी कुछ लगाना है लगा के इंतजार करना पड़े, और बहुत ही ठंडे वातावरण में, बहुत सीलन में, सर्दी में ये जो इंतजार है ये बहुत भारी पड़ता है। बैठे बैठे खंदकों में उनकी हड्डियां अड़क गई। लुधियाने से हैं ये लोग सिख, वहां से 10 गुना जाड़ा बता रहा है। बारिश हो रही है, ऊपर से बर्फ हो, पिंडलियों तक उनके कीचड़ में धंस गए जमीन के अंदर। ये गनीम लिखा है, गनीम नहीं होगा, जमीन उनको दिखाई नहीं दे रही है। सिर ऊंचा करके जरा सा खाई से बाहर निकाल के देखते, उसमें भी रिस्क रहता है। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले बम के धमाके होते रहते हैं और उससे सारी खंडक गिर जाती है और 100 गज धरती उछलने लगती है। भूकंप कैसे झटके लगते हैं, इतने धमाकेदार बम विस्फोट वो युद्ध में सुन रहे हैं। इस गैबी गोली से कोई बचे तो लड़े। इस मौत जैसी गोली से, ऐसे खतरनाक धमाकों से कोई बचे तो उसमें कुछ गुंजाइश हो कि वो आगे की लड़ाई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था, बहुत भयंकर एक आया था भूकंप नगर कोट में, वो तो सुना था। लेकिन यहाँ दिन में 25 बार ऐसे भूकंप आते हैं, बार बार में, हर घंटे, दिन के 24 घंटे होते हैं, और घंटे 2 घंटे में ये लोग एक बम का गोला फोड़ देते हैं। जो कहीं खंदक से इनकी पगड़ी या साफे की जरा सी टोपी दिख जाए, कलंगी दिख जाए तो चटाक से गोली मार देते हैं।
लैला सिंह का कहना है कि न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या पत्तियों में छिपे रहते हैं। वो छिपे कहाँ रहते हैं? हमारे ऊपर ताक लगा के किधर से वो बैठे होते हैं, हमें किधर से वो घूरते होते हैं कि हमने खंदक से बाहर सिर निकाला नहीं, साफे की नोक नोक भी दिखी नहीं कि उनकी गोली चल जाती है। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर सो रहेंगे उसी फिरंगी मेम के बाग में। मखमल किसी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यहाँ पे सूबेदार हजारा सिंह बात कर रहा है लैला सिंह से, कह रहा है कि लैला सिंह और 3 दिन की बात है, 4 दिन तो इन्होंने खंदक में बिता दिए, 3 दिन और बिताने हैं, बारी बारी से युद्ध पे जाना पड़ता है और परसों रिलीफ आ जाएगी। रिलीफ यानी राहत की टीम परसों आ जाएगी और फिर इनको मिलेगी 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे यानी बकरे की गर्दन को काटना, नॉनवेज खाना और पेट भर के सो जाएंगे। और फ्रांस की महारानी की तारीफ कर रहे हैं कि उसी फिरंगी मेम के बाग में, और उसकी तारीफ कर रहे हैं कि उसके स्वभाव में नरमी है, उसके यहाँ जाओ तो दूध और फल की वर्षा करती है, कितना भी कहो पैसे नहीं लेती, कहती है कि तुम लोग मेरे मुल्क के राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। भारत जब गुलाम था तो भारत के सेना में भर्ती होने वाले लोगों को इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई में विदेशों में भी जाना पड़ता था, अलग अलग मुल्कों में इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए भारतीय फौजें जाया करती थी। आज़ादी के बाद हमारी अलग से सेना गठित हुई, अंग्रेजों के ही सैनिक हुआ करते थे। हिंदी के जाने माने लेखक गे भी बर्लिन में म्यांमार में, बर्मा में पोस्टिंग पे वो भी गए थे। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। लैला सिंह कह रहा है कि ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि हम सैनिक होकर छुप कर के खाई में और इंतजार कर रहे हैं हमला करने का, आक्रमण करने का, युद्ध में शरीक होने का। 4 दिन से पलक भी नहीं झपकी है, ये अलग ही लेवल की लड़ाई है। खंदक में, ठंड में, सीलन में, पानी में बैठे घोड़ा बिना फेरे के बिगड़ता है, घोड़े को काम पे नहीं ले जाओ वो बिगड़ता है, और सिपाही बिना लड़े बिगड़ता है। ऊर्जा खत्म होती है तो डिप्रेशन आता है, गुस्सा आता है। और वो कहता है कि उसको तो अगर संगीन चढ़ाकर बंदूक तान करके और मार्च का हुक्म दे दिया जाए कि जाओ, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, लड़ो, तो वो पीछे पलट के नहीं देखेगा। 7 जर्मनों को अकेला मारकर अगर वो ना लौटे तो उसको अपने आराध्य दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। ये पंजाबी है, सिख है, तो स्वर्ण मंदिर में या गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं। कहता है अगर 7 जर्मन को अकेला मार के ना लौटूं तो मुझे मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते और पैर पकड़ने लगते। एकदम से दुष्ट है, यूं तो छुप के वार करते हैं, लेकिन सामने से अगर कोई मिल जाए इसके ऊपर हमला करने वाला तो पैर पकड़ लेंगे। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते, यूं अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकेंगे, तोपों के गोले। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे हजरत जनरल साहब ने हट जाने का कमान किया, नहीं तो वो तो जनरल साहब ने कह दिया कि अब पीछे हटो, वापस चलो, नहीं तो डॉट 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 यानी आगे। और वो बोलता लेकिन उसको बोलने से रोक दिया गया। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, क्यों इतना दौड़ा रहे थे उनको कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन ही पहुंच जाते।
लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। 300 मील की बात थी। ये छोटे तुम्हारे मेरे जैसे हवलदारों के बस की बात नहीं है लड़ाई लड़ना। जो बड़े अफसर फैसले लेते हैं ना, वो बहुत दूर की सोच के लेते हैं, वो बहुत दूरदर्शी होते हैं। ऐसे नहीं होता, छोटी सी लड़ाई नहीं थी, कितनी दूर तक करते। पीछे से उनकी अगर फौज आ जाती, हम दोनों तरफ से पिसते, आगे भी वो पीछे भी वो। सूबेदार जी सच है, लैना सिंह बोला। सूबेदार हजारा सिंह को वो कहता है कि बात तो सच है, पर करे क्या। हड्डियों हड्डियों में जाड़ा धस गया है, शरीर की रग रग में ठंड उतर गई है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बाबलियों के से सोते झर। हड्डियों हड्डियों में जाड़ा धस गया। सूर्य इधर इतनी ठंड में इस जंगल में दिखाई भी नहीं देता, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी जंगली घास है, पेड़ है, और दोनों तरफ से चंबे की बाबलियों के से सोते झर रही। ये जो खंदक है, इसमें चंबा नदी के बाबली पानी का एक रूप, पानी इकट्ठा रहने का एक रूप, पोखर तालाब की तरह से इसमें से पानी चारों तरफ से इस खाई से निकल रहा है। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। अगर एक धावा हो जाए, एक बार आक्रमण कर देना, तो लड़ लड़ के शरीर में गर्मी आ जाएगी और हमारी सारी थकान दूर हो जाएगी। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुसी 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। सूबेदार ने इसकी बात सुन ली, इसको जवाब नहीं दिया। सूबेदार सूबेदार है, उसको कुछ ड्यूटी परफॉर्म करनी है, कुछ लोगों को ड्यूटी चेंज करके नई ड्यूटी देनी है, उसकी जगह दूसरे को लगाना है। खाई में पानी भरता है, उसको बाल्टी भर भर के बाहर निकालना पड़ता है। खाई में पहरा देना पड़ता है कि बाहर से कोई हमला ना आ जाए, किधर से कोई गतिविधि हो रही है। वो लगातार एक ही आदमी नहीं देता, उनकी ड्यूटी चेंज होती है थोड़े थोड़े घंटों पे। आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा, नर्सों की, कंपाउंडर्स की, और बहुत जगह से होता है। महासिंह को कहता है शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। वजीरा वो कहता है कि 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, और वो एक चक्कर खाई का लगाने लगता है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह पलटन में कॉमेडियन था, मजाक करता रहता था, सबको हंसाता था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। हिंदू परिवारों में या फिर भारतीय परंपरा में जो दाह संस्कार अंत्येष्टि की क्रिया है, उसमें मृतक के नाम का जल अंजुनी में भरकर ऐसे तर्पण किया जाता है। जैसे पिंडदान होता है, वैसे जलांजलि कहते हैं, जल की अंजुनी देना। तो पानी बाल्टी में भर के गंदा पानी, खाई का पानी बाहर फेंकना है। लेकिन वजीरा सिंह क्या कह रहा है, मैं पाधा बन गया हूँ, मैं पंडा बन गया हूँ, मैं पंडित जी बन गया हूँ, और जर्मन के बादशाह का तर्पण कर रहा हूँ। ये पानी जर्मन के बादशाह के मरने के बाद उस पर जलांजलि दे रहे हैं। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। उसकी ये बात सुनते ही सबको हंसी आ गई। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। घर में बाड़ी लगा रखी है, खरबूजे की बेल चढ़ी हुई है, उस पर एक बाल्टी पानी देके बोलता है, ये वाला आपकी बार खरबूजे की बेल पे देना, पूरे पंजाब में ऐसा पानी नहीं मिलेगा, बेल लहलहाए इस पानी से। देखिए किस तरह से थकान में, ठंड में, ठिठुरन में भी गुंजाइश पैदा कर रहे हैं जिंदा रहने की, हंस लेने की, मुस्कुराने की। ये इनका जज्बा है। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमाओ जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लैना सिंह ने जब पानी के लिए दिया तो वजीरा सिंह कहता, हाँ हाँ, देश क्या है, ये स्वर्ग है। लड़ाई जब खत्म होगी तो मैं सरकार से थोड़ी सी ज़मीन मांग के यहाँ रहूँगा और यहीं फल के बाग लगा लूँगा। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, यहाँ वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। अब हंसी मजाक करते करते लोग सेक्सुअल जोक्स पे आ जाते हैं। ये
कल्चर का हिस्सा ही समझ लीजिए, कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। पुरुषों की वैसे भी खास आदत है बातचीत में स्त्री पुरुष संबंधों तक, शारीरिक संबंधों तक मजाक को खींच चले जाते हैं। यहाँ पर ये भी बोलता है कि अपनी प्राण प्यारी को, अपनी पत्नी को, प्रेयसी को भी यहाँ बुलाओगे, या वो जो मेम है जो यहाँ दूध पिलाती है, तुम्हारी सेवा सत्कार करती है, उसी फिरंगी मेम के साथ रह लोगे? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, चुप करो, ये बात नहीं करनी। देश देश की बात है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। हर देश का अलग कल्चर है। हम गले लगना, हाथ मिलाना अपनी सभ्यता के खिलाफ समझते हैं, पैर छूते हैं। बहुत जगह हक करना, गले लगना उनके लिए नॉर्मल जो ह्यूमन बिहेवियर है, कर्टसी है, उसमें आता है। तो कहता है कि वो समझती नहीं है। गांव में आप जाओ तो तम्बाकू, बीड़ी, हुक्का ऑफर करते हैं, तो मेम भी उसको देती है सिगरेट वगैरह, लेकिन सिख है उसको पता नहीं है फिरंगन को कि सिख लोग जो हैं वो ये तम्बाकू नहीं पीते, और वो मना करता है तो वो सोचती है कि ये नाराज हो गया, अब हमारे देश के लिए नहीं लड़ेगा। यहाँ तक आज हमने किया। अगला जो वीडियो है उसमें हम आगे की बात करेंगे। आज इतना ही, आप इसको सुनिएगा, देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके काम का होगा, आपको ये इन गद्यांशों की व्याख्या समझ आ गई होगी। हैव ए नाइस डे।